नमस्कार। न्यूज़ 13 की टीम अभी रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, भरत चौधरी बड़ौदा के ग्राम प्रधान से कैबिनेट मंत्री तक का सफर आपका जो है, थोड़ा जानना चाहेंगे। बड़ा संघर्ष है, हमें पता है आपने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखी है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, संघर्षों से आप पढ़े, आपके पिताजी ने पढ़ाया। आपका ये संघर्ष कैसा रहा है यहाँ तक आने का, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना, उसका थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, मैं 1988 में पहली बार प्रधान बना और प्रधान रहते ही, क्योंकि वो कार्यकाल 8 साल का हुआ, 1996 में पहली बार नया पंचायत राज एक्ट आया, तो इस नाते वो 8 साल का कार्यकाल हो गया। 1993 में पहली बार मैंने जनता दल के टिकट पे कर्णप्रयाग विधानसभा से चुनाव लड़ा, जिसमें डॉक्टर शिवानंद नौटियाल और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे। ऑब्वियसली उसमें सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद 1996 में तिवारी कांग्रेस के टिकट पे फिर उसी कर्णप्रयाग विधानसभा में उत्तर प्रदेश के ज़माने में टिकट चुनाव लड़ा, उसमें भी सफलता नहीं हासिल हो पाई। सन 2002 में, क्योंकि रुद्रप्रयाग जिला अलग बन चुका था, इससे पहले हम चमोली जिले में थे, 2002 में मुझे कांग्रेस का टिकट मिला, देर से मिला। पहले सुरेंद्र सिंह नेगी जी को मिला और आखिरी क्षणों में काट करके मुझे टिकट मिला। वो राष्ट्रवादी पार्टी से लड़ गए और फिर एक बार मुझे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। वहाँ पे प्रश्न ये भी उठा कि रुद्रप्रयाग जिले का आदमी चमोली में क्यों चुनाव लड़ने आया। तो मुझे लगा कि अगर किसी एक मुद्दे पे लोगों ने मुझे अस्वीकार किया है तो फिर मुझे अपने ज़िले में जाना चाहिए। मैं रुद्रप्रयाग में आया 2007 में। फिर मैंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। मेरे लिए बिल्कुल नई विधानसभा थी। जखोली ब्लॉक जो है वो पूरे का पूरा नया इस क्षेत्र में था। 2007 में भी सफलता नहीं मिली। 2012 में आखिरी क्षणों तक कांग्रेस के टिकट की बात हो रही थी, लेकिन आरक सिंह रावत को दे दिया गया टिकट और फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ा। 2013 में मैं फाइनली बीजेपी में शामिल हो गया और जनरल खंडूड़ी के नेतृत्व में, रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में मैंने बीजेपी ज्वाइन करी और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और प्रचंड बहुमत से, ये समझिए आपकी 15,000 से ऊपर का मार्जिन जीत का था, मैं यहाँ से जीत करके गया। 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और जनता ने 2017 से भी ज़्यादा मत दे करके मुझे दोबारा विधानसभा में भेजा और इस बार पार्टी ने मुझे इस लायक समझा। मैं बहुत आभारी हूँ अपने हाईकमान का और ख़ास तौर पे अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने मुझे ये गुरुतर दायित्व सौंपा है। तो मेरा प्रयास रहेगा, जिस तरह से मैंने पूरी लाइफ में, आप ये समझिए कि 1980 से मैं सार्वजनिक जीवन में आ गया था और तब से लेकर आज तक आप देखें तो लगभग 46 साल का ये सफ़र है, जिसमें से चुनावी राजनीति में 1988 में पहली बार कदम रखा। तो इस तरह से संघर्षों से भरा मेरा पूरा जीवन रहा, पूरा वो रहा। और अब मेरी कोशिश है कि अगर इस तरह की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंपी है तो मैं उनकी अपेक्षाओं पे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं, उसके लिए मैं काम करूं। ये तो आप काम करेंगे चौधरी जी। आपने, मैं तो खैर उसमें नहीं, आपने बोल दिया, पहले आपने कांग्रेस से लड़ा, उससे लड़ा, पूरे उत्तराखंड में अभी आप 5 लोगों को कैबिनेट मंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री को लेकर के हमारे उत्तराखंड की स्ट्रेंथ है 12 लोगों की, मंत्रियों की, 11 कैबिनेट मंत्री और 12 आपके मुख्यमंत्री। लेकिन इसमें अब एक सवाल पूरा उत्तराखंड उठा रहा है। आपने खुद ही बोल दिया मैंने कांग्रेस से लड़ा, वहां से लड़ा। ये बीजेपी के अंदर कोई ऐसे काबिल लोग ही नहीं है जिनको मंत्री बनाया जाए।
साहब गोई से मेरी बात का जवाब देना। देखिए मतलब आप पार्टियां छोड़ के गए तो आपको बनाया गया। मैं इसमें आपको वैसे बोलूं, आशा नोटियाल आपके यहाँ से एक ऐसी महिला विधायक है जो नारायण तिवारी की पहली चुनी हुई सरकार की विधायक है, पहली चुनी हुई विधायक है, पहली महिला है, तब से अब तक संघर्ष कर रही है। उसी के सापेक्ष में हम जाते हैं, रेखा आर्या उधर से आती है, मंत्री बनती है। तो मतलब बीजेपी में ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इम्पोर्टेड लोगों को ही दायित्व दिया जा रहा है? देखिए आप ने आशा नौटियाल जी की बात की, बेशक वो बहुत सीनियर विधायक हैं और हर तरह से डिजर्व करती हैं, लेकिन राजनीति आप जानते हैं कि बहुत सारे समीकरण साधने होते हैं। जातीय संतुलन बनाना होता है, क्षेत्रीय संतुलन बनाना होता है, योग्यता एक पैमाना हो सकता है और इस तरह से शीर्ष नेतृत्व बहुत सोच विचार करके कोई निर्णय लेता है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं आपको बताऊं कि मेरा जो प्रारंभिक जो विचार प्रतिष्ठान है वो पूरी तरह से भाजपा का है। मैं अपने छात्र जीवन में 1977 से और 82 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ। आपको शायद ध्यान होगा कि 82 में एक ऐतिहासिक चुनाव गढ़वाल में हुआ था, 1982 का HN बहुगुणा वर्सेज इंदिरा गांधी का चुनाव आप उसको कह सकते हैं। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। उस समय जो दलगत भावनाएं थी, जो लोगों की निष्ठाएं थी किसी दल विशेष के प्रति, वो सब बेमानी हो गई और बायो जिसको हम कहते हैं कि बाइपोलर दो पोल बन गए थे, एक इंदिरा गांधी के खिलाफ और एक इंदिरा गांधी के पक्ष में। तो उस समय सब लोग अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को छोड़ करके इन दो पोलों में शामिल हो गए थे और उनमें प्रश्न था उत्तराखंड की अस्मिता का, गढ़वाल की अस्मिता का। तो हम लोग भी ऑब्वियसली बहुत शुरुआती जीवन में थे, हम बहुगुणा जी के साथ हुए और वहाँ से हमारा रास्ता डाइवर्ट हो गया। लेकिन जब थोड़ी सी परिपक्वता आई तो दिमाग में ये बात आई और जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश में एक नई राजनीति की शुरुआत की। आपको ध्यान होगा कि गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा हुई। गुजरात एक जमाने में बीमारू राज्यों में शामिल हुआ करता था। बिल्कुल था। वो तो जब मीटिंग हुई, आपके एक घर के भी 4 पिलर होते हैं, 3 ही थे, मुरली मनोहर और आपके आडवाणी जी और अटल जी। तो उस टाइम पे सारे खुद आडवाणी जी अभी हैं तो उन्होंने भी मना कर दिया था, नहीं भाई हम तो इनके पक्ष में नहीं है। उसके बाद भी मोदी जी को प्रोजेक्ट किया तो बन गए। मैं एक चीज के लिए आपको साधुवाद देता हूं, इन 5 में भी आप इकलौते विधायक थे। चलो अब गढ़वाली में तो आप शपथ ले नहीं सकते हो, अब वो भी मेरी कमी नहीं है, उसमें भी आप लोगों की कमी है, आपकी सरकार की कमी है, पिछले सरकारों की कमी है। भाई हमारी भाषा को तो आपने वहां नहीं रखा तो हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन मैं साधुवाद इसलिए दे रहा हूं, आपने संस्कृत में ली। उसके लिए मैं आपको बताऊं, एक संवैधानिक बाध्यता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं का जिक्र है उन्हीं भाषाओं में आप शपथ ले सकते हैं। और दुर्भाग्य से ही सही, गढ़वाली अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं हुई। सर मैं वही आपको बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम पे उपाध्याय जी के साथ हुआ था, किशोर उपाध्याय, टिहरी विधायक, वो भी आपको पता होगा। लेकिन मेरे को अच्छा लगा आपने संस्कृत में ली। हम इसमें नहीं जाते हैं। अभी आप मंत्री बने, अब थोड़ा बहुत टाइम बचा है। आप कह रहे अगली बार भी वो, चलो मैं तो अभी बधाई देता हूँ, आप बने, अगली बार और अच्छा आपको मंत्रालय मिले। आपके मंत्रालय के हिसाब से आपके दिमाग में अभी कोई टारगेट आ रहा है कि रुद्रप्रयाग में ये कर दूंगा तो लोगों की नजरों में आएगा यार भरत चौधरी को 1 साल मिला, ये करके दिखा दिया, कुछ है ऐसा? देखिए, रुद्रप्रयाग के विधायक के नाते एक ब्लूप्रिंट हमेशा मेरे दिमाग में होता है। मुझे फिंगर टिप्स पे सारे गांवों के नाम, उनकी लोकेशन अच्छी तरह से याद है, किसको कहाँ से कनेक्टिविटी मिलनी है। लेकिन अब बतौर मंत्री मेरी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश को लेकर के है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय जो 1492 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क फेज 4 में स्वीकृत हुई हैं, उसमें मेरा बड़ा योगदान रहा एज ए विधायक। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस थी उनको मैं लेकर के आया, जिसमें ये था कि जो टारगेट विलेज हैं वो न सिर्फ रेवेन्यू विलेज और ग्राम पंचायत
बल्कि उनके जो हेमलेट्स हैं, मजरे हैं, तोक हैं, धानी हैं, उनको भी जो है टारगेट विलेज बनाया जा सकता है, बशर्ते उनकी आबादी 250 से अधिक हो। तो इस चीज का जब मैंने गहन अध्ययन किया और अधिकारियों को कन्विंस किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किया, तो जो लगभग 600 के करीब सड़कें यहाँ पर स्वीकृत थी, वो बढ़ करके 1492 हो गई। उसके लिए भारत सरकार ने हमको 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया, और हो सकता है उन्हीं चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम्य विकास मुझे दिया हो। वैसे भी मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मुझे वो ज्यादा सूट करता है। सर मैंने शुरुआत ही वहीं से करी। भरत चौधरी मरोड़ा गांव का ग्राम प्रधान और कैबिनेट मंत्री बन गया, वो तो हमें पता है। मैं ये कह रहा हूँ, कोई ऐसा आपके विभागों के हिसाब से ऐसा कोई चीज आपके दिमाग में आ रही है कि मैं मंत्री रहते हुए 1 साल के अंदर इसको कर दूं? कोई है ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1492 सड़कें जो है इस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 में स्वीकृत है। मुझे मालूम है कि इनमें से बहुत सारी सड़कें इसलिए टाइमली पूरी नहीं हो पाएंगी क्योंकि उसमें वन अधिनियम आड़े आएगा। तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक मास्टर प्लान है कि किस तरह से हम विद इन डिपार्टमेंट जो है एक नोडल को नियुक्त करेंगे, जो वन विभाग के नोडल से कोलैबोरेशन करके उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके इस प्रोसेस को एक्सपीडिएट करेगा, इसमें तेजी लाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि अधिकतर सड़कों को विद इन 1 ईयर जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाए, ताकि केंद्र से, आपको पता है कि 90% जो है इसका पैसा हमको केंद्र से मिलता है, और हम एक संसाधन विहीन राज्य हैं। कंपैरेटिवली हमारे पास अपने रिसोर्सेज बहुत कम है, हमको केंद्रीय मदद पे ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। तो क्योंकि 600 से बढ़कर के 1492 सड़कें हो गई, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि एट एन एवरेज अगर 10 करोड़ भी एक सड़क का आप लगाएं, तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त हमको मिल गया। और क्योंकि देश के पैमाने पे हमारी आबादी 1% की है, और अगर देश का जो बजट है, जो अलॉटमेंट है, उसमें 1% का भी बढ़ोतरी हमारे लिए होती है, तो हमारा 100% जो है वो बढ़ जाएगा। 1 रुपए का हमारा 2 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं जिनका मैंने गहनता से अध्ययन किया है। मेरा प्रयास रहेगा, मेरा सौभाग्य है कि केंद्र में ग्राम्य विकास मंत्री जो है शिवराज चौहान जी हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और इस उत्तराखंड के लिए कुछ करने का प्रयास। मामा जी खुद भी मामा जी बोलते हैं उनको सभी। एमपी में इतने साल उन्होंने एमपी को संभाला, अब केंद्र में आए हैं, वो तो अपना करेंगे। मामा जी हैं, मुझे लोग चाचा जी कहते हैं। अच्छा, नहीं, मेरे को यहाँ का इतना नहीं पता था। मंत्री जी, मैं एक और फाइनल चीज पूछता हूँ, फिर बातें होंगी दोबारा, वो भी देखेंगे आप क्या करते हैं। रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी अब मंत्री भी हैं, अच्छा हो गया। इस राज्य की राजधानी बनेगी? बिल्कुल क्लियर जवाब देना, हाँ या ना। देखिए, राजधानी हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं, मैं कह रहा हूं बनेगी। मुद्दा अलग हो गया, भावनाओं वाला। इस साल हो गए, इसकी राजधानी होगी उसी कहीं पे मैं आ रहा हूँ। हमारे तो सिर्फ 25 साल हुए, हमसे कई पहले पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ। वो सारा अलग मैटर है, आपको पता है, वो अलग मैटर है। फिर मैं उसमें जाऊंगा, बहस लंबी हो जाएगी। वो अलग मैटर है, आपको आश्वस्त करना, वो अलग मैटर है। चंडीगढ़ आज भी जो है केंद्र शासित है। करना चाहता हूँ, बीजेपी जो कहती है वो करती है। किसी को यकीन नहीं था कि धारा 370 हट सकती है, वो हटी। लोग कहते थे राम मंदिर ये कभी नहीं बनाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया। वहां नहीं जा रहा सर, मैं केवल राजधानी बनेगी, वही लोग हम मान रहे, हो गया, वही लोग राजधानी की बात कर रहा हूं। लोग कहते थे इस देश में यूसीसी कोई नहीं ला सकता है, हमने वो करके दिखाया। और अब हम उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बना करके दिखाएंगे। पहला कदम ग्रीष्मकालीन राजधानी का जो है वो भाजपा उठा चुकी है, और एक दिन जरूर आएगा जिस दिन उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनेगी। गैरसैंण ही होगी राजधानी, मानते हैं आप? चलो, मैं इसके लिए भी आपको साधुवाद देता हूं कि कम से कम आपकी भावनाएं हैं कि राजधानी गैरसैंण बने। इसके लिए मैं भी आपको साधुवाद देता हूं।
राज्य, पहाड़ी राज्य का जो कंसेप्ट है उसमें ये कहना कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हला नहीं है, फला नहीं है, ऐसे तो आप कह सकते हैं कि देहरादून में 10 मंजिला घर है, यहाँ 2 मंजिल के घर हैं, तो यहाँ भी तो लोग रह रहे हैं। तो आप ही क्यों रह रहे हो, मेरे को बताओ, क्यों रहते हो आप यहाँ? मैंने तो आपको यहीं देखा है, आप क्यों रह रहे हो यहाँ? आप क्यों नहीं देहरादून रह रहे हो? नहीं, मैं देहरादून इसलिए नहीं रह रहा हूँ कि रुद्रप्रयाग की जनता ने मुझे देहरादून रहने के लिए नहीं चुना है, इसलिए चुना था कि मैं देहरादून जाऊं और उनके काम करके फिर रुद्रप्रयाग आऊं। मेरा तो कैंप कार्यालय रुद्रप्रयाग में है और आज से नहीं है, जब मैं विधायक बना तब से नहीं है। मैं 2007 से रुद्रप्रयाग में मेरा कार्यालय है, मैं हारता रहा। वो भी मैंने देखा है। तो ये भी अच्छी बात आपने करी कि भाई हम चाहते हैं वहां पे, और मैं भी उत्तराखंड से हूँ, आपको पता है, तो हमारी भी भावना है, हम भी चाहते हैं अगली बार आप भी इस बात को रखें, वहां बनाएं। कम से कम आप ही के सरकार के मंत्री, आप जो भी बोला उसकी बिल्कुल मैं तो कहीं से प्रशंसा नहीं करूंगा, बहुत गलत उन्होंने बोला है। उत्तराखंड की जनता को भी विरोध करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं चौबट्टा खाल की जो विधानसभा के लोग हैं, सतपाल महाराज को वोट ही ना दें, बारात घर ना बने हो। आपको लगता है अच्छा बयान था? नहीं, आप साफ कोई से बताना, जैसे आपने बोला। मैं आपको एक बात अच्छा बयान था। महाराज जी ने उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी भी इस मंशा से नहीं कहा कि जो विधानसभा भवन है उसको बारात घर बनाया जाए। मैंने ये कहा कि गैरसैंण को, क्योंकि वो बिल्डिंग मंत्री जी, पत्रकार ने सामने से पूछा, उन्होंने बोला वेडिंग डेस्टिनेशन और इसको जो है कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बनाए। अब वो उसके बाद अब कुछ भी सफाई दे, वो तो पब्लिक ने देख लिया। विधान भवन को तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बनाने का। महाराज जी ने बोला तो सही, आप नहीं नकार सकते उसको, वो मीडिया में। उसके बाद उन्होंने उस पे अपना पक्ष रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पक्ष उन्होंने रखा है वो पूरी ईमानदारी से रखा होगा और सही तरीके से। पहले अपनी साफगोई वाली नियत दे दी, नियत खराब है, हम नहीं चाहते हैं। अब कुछ भी बोलो, इतना तो उत्तराखंड के लोग भी समझते हैं। उनका अपना विचार है, उसके लिए पार्टी के हर आदमी के अपने निजी विचार भी होते हैं, पार्टी की कम से कम ये लाइन नहीं है। चलो ये मान लेते हैं कि बीजेपी की लाइन ने, सतपाल महाराज ने वो अपने उससे दिया। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रात का टाइम है, आपने हमें भी अभी टाइम दे दिया, आप मंत्री बने हैं, मैं चाहता हूं अच्छा काम करें। एक आखिरी में आपको, आप उसको चाहे सवाल समझे कुछ समझे, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, दोबारा आऊंगा फिर देखूंगा। वो मरोड़ा गांव जिसके भरत चौधरी पहली बार ग्राम प्रधान बने, आज कैबिनेट मंत्री बन गए, जो रेलवे का काम चल रहा है, मैं गया था वहां, मैंने पिछली बार रिपोर्ट करी थी। वो जो घरों में दरारें ये सब आ गई हैं, कई लोग, आपको खुद भी पता ही है, आप ग्राम प्रधान वहां के, आपको सब कुछ पता है, मेरे को बताने की जरूरत क्या है। तो इसमें कुछ लोगों की राहत के लिए आप कुछ बात करेंगे, मिलेगी उनको? देखिए, बहुत अच्छी राहत मिल चुकी है, बहुत अच्छी। जितने लोगों के घर वहाँ थे, वो घर तो आज भी हैं, बेशक टूट गए हैं, लेकिन सबके नए घर बन गए हैं। CSR में करोड़ों, जो RNR प्लान में है उसमें करोड़ों रुपए मिल गया है, जिसमें हमारी पंचायत घर, हमारे मंदिर, हमारे रास्ते सब बन रहे हैं। अभी भी हमारे पास पर्याप्त पैसा है जिसमें हम वहाँ पे स्कूल का भवन और अपना बारात घर, देखो मरोड़ा जैसे छोटे गांव में अदरवाइज कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतने छोटे गांव में एक बारात घर हो सकता है। बारात घर वहाँ पे बन रहा है। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है 2 करोड़ की लागत से बन रही है। तो देखो क्या होता है कि एक कहावत है कि someone's gain is someone's loss। जब किसी का फायदा होता है तो उसमें किसी न किसी का नुकसान जरूर होता है, वो अवश्यंभावी है। रेल परियोजना इतनी बड़ी परियोजना है, आप समझ सकते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितनी महत्वपूर्ण ये परियोजना है। बेशक हम उसका प्रचार प्रसार न करें कि सामरिक दृष्टिकोण से हम इसको बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी उसके पीछे है। वो चीजें मैं मानता हूं। तो इस नाते इस बात की गुंजाइश नहीं थी। और शायद आपको जानकारी में नहीं होगी, जब मैं पहली बार विधायक बना था तो उत्तराखंड की विधानसभा में मैंने बहुत जोरदार तरीके से इस बात को, मैं तो इस बात का भी पक्षधर हूँ
कि अगर एक देश में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है, एक देश में एक देश एक कर लागू हो सकता है, तो एक परियोजना, एक परियोजन और एक प्रतिकर, एक परियोजना, एक परियोजन और एक प्रतिकर क्यों नहीं हो सकता है? अगर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है तो ऋषिकेश में भी वही रेल चलेगी, कर्णप्रयाग में भी वही रेल चलेगी। कर्णप्रयाग वाले को भी उतना ही किराया देना पड़ेगा, ऋषिकेश वाले को भी उतना ही किराया देना पड़ेगा। और जमीन चाहे ऋषिकेश की अधिग्रहित हुई हो, चाहे नगरासू की अधिग्रहित हुई हो, एक ही परियोजन के लिए हुई है। जब सरकार SEZ बनाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, तो उसमें होता है कि जो आपके फ्रंट की जमीनें होती हैं वो कमर्शियल होती हैं, पीछे की रेजिडेंशियल होती हैं, तो उनका उपयोग अलग अलग, भू उपयोग नहीं, अलग मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप इसको कैबिनेट में रखें, इसको ना एक ही प्रतिकर वाला, तो सब आप समझते हैं ये केंद्रीय विषय है और कोई भी कंसेप्ट एक दिन में पैदा होकर के एक दिन में इसको धरातल पे उतरने में बहुत लंबा समय लगता है। वो सही है, वो आप मुझे बिल्कुल सही यकीन है। है। ग्राम प्रधान आपको बोलेगा, आप विधायक भी हैं, आप तो मंत्री भी हैं, आप यहाँ सदन में रखेंगे, यहाँ से आपके सांसद जो है वो दिल्ली में रखेंगे तो होगा ना काम। मैं रखने की तभी तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि देर सवेर, लेटर और सूनर, लोगों के दिमाग को ये बात समझ में आएगी कि जो एक परियोजना, एक परियोजन और एक प्रतिकर की बात मैंने कही है, अगर उसको गहराई से आप सैद्धांतिक रूप से उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल आपको सही प्रतीत होगी। बहुत अच्छा विधायक जी, आपने बहुत टाइम भी दे दिया। मैं चाहता हूं अभी आप मंत्री बन गए, ऐसे ही सहनशील रहें जैसे हमने आपको देखा है इतने सालों से, बिल्कुल सीधे साधे सज्जन तरीके के लोगों में, जैसे हम लोग पहाड़ी लोग होते हैं, सारे लोग हम ऐसे होते हैं, आप ऐसे ही रहेंगे। आपको बीच में आपका एक बयान बड़ा वायरल हो गया था, आपको पता भी है, वो अब तोड़ा मोड़ा, मेरे को नहीं पता किसने क्या करा। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ कि भरत चौधरी ऐसा बयान दे देंगे कि मैं जूता मारूंगा किसी को। नहीं, मैंने जूता मारूंगा कतई नहीं कहा। फिर से आप उस बयान को देखिए, क्या होता है, हम किस बात को कहाँ पर, किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं। मैंने वो बयान कहीं पत्रकार को नहीं दिया, कहीं अकेले में नहीं बोला, किसी गॉसिप में नहीं बोला, 3000 लोगों के सामने मैंने बोला। और अगर उस बयान में कोई भी नेगेटिविटी होती तो सबसे पहले वो 3000 लोग अपनी नाराजगी प्रकट करते। वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उससे पहले क्या घटनाक्रम हुआ वो किसी ने नहीं देखा। मैंने आपको ये चीज पहले ही बोल दी कि मैं जितना आपको जानता हूँ, जब से भी जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं, मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, फिर भी ये चीजें आई हैं। ठीक है, हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने वो कल भी चला रहे थे इस बात को कि जिस विधायक ने कहा कि जो अधिकारी मेरी नहीं सुनेगा वो मेरी जूते की सुनेगा, उसको मंत्री बना दिया। तो मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ पला हूँ, यहाँ 65 साल मेरी उम्र हो गई है। किसी एक बयान से मेरा और मेरे कैरेक्टर का, मेरे करियर का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति ने कुछ अच्छा कुछ बुरा जरूर मेरा मूल्यांकन किया होगा, सिर्फ इस बयान के आधार पे वो मेरा मूल्यांकन नहीं हो सकता है, और ये बात साबित हो गई। वो मैं बोल भी रहा हूँ, मूल्यांकन भी नहीं हो सकता, मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ वो। अब कोई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपने ना मीडिया में दिया ना कहीं दिया, वो किसी एक पब्लिक प्लेस पे आपने बोला, किसी ने उसको काटा मोड़ा। आपको पता है AI का भी जमाना है, मैं उसकी कोई सत्यता का भी मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी था मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ। और इन फ्यूचर मतलब आप जैसे से कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। रुद्रप्रयाग जिले में आप मंत्री बने, उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर काम करेंगे। न्यूज़ 13 जब दोबारा आएगा, मैं कुछ ऐसी उम्मीदें आपसे करता हूं जो मैंने मरोड़ा गांव का रखा और रखा, जैसे जखोली में आपके ये बाग का, उन सब चीजों का है। आप इनमें ऐसा कंट्रोल सब जगह करेंगे कि मैं कम बोल पाऊं और आप ज्यादा बोल पाए, ऐसा करेंगे। जी, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को फिर से मेरा प्रणाम।